नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संधि और संधि के इसी क्रम में अब अगली संधि हम पढ़ेंगे प्रकृति भाव संधि यानी स्वर संधि का अंतिम भेद। प्रकृति भाव संधि जो कि सबसे सीधी संधि है, सबसे सरल संधि है। इसका सूत्र है प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम। इसका अर्थ होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर अर्थात तीन मात्रा वाला स्वर, यानी स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है उनकी मात्रा के आधार पर। मात्रा अर्थात उच्चारण में किसी भी स्वर का या वर्ण का उच्चारण करने में लगने वाला समय, उसी को हम मात्रा कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वरों की तीन मात्राओं तक स्वर होते हैं, यानी एक मात्रा वाले स्वर को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, छोटा स्वर, और उसके उच्चारण में कम समय लगता है, और उसके उच्चारण से दुगना समय जिसमें लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। इसको दो मात्रा वाला स्वर कहेंगे। और इससे ज़्यादा जो स्वर बोलने में, यानी ह्रस्व स्वर से तिगुना जो समय लगता है उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे ह्रस्व को हम जब बोलेंगे तो मैं तीनों का उच्चारण करके दिखाता हूँ। ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर आ, और प्लुत स्वर में आ लंबी आवाज बोली जाती है, यानी बोलने में ज़्यादा समय लगता है। तो इस प्रकार जो तीसरी मात्रा वाला जो स्वर होता है उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे मुर्गा जब बोलता है तो उसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों स्वरों की मात्राओं का बोध होता है। जैसे कुक, फिर कू और कू। तो अंतिम वाला जो स्वर है उसी को प्लुत स्वर कहा जाता है। तो आ गया समझ में प्लुत स्वर। उसके बाद देखते हैं प्लुत स्वर या प्रग्रह्य संज्ञक शब्द। अब प्रग्रह्य संज्ञक शब्द क्या होता है? तो प्रग्रह्य संज्ञक शब्द होता है दीर्घ ईकारांत या दीर्घ उकारांत द्विवचन का शब्द, यानी ऐसा शब्द जिसके अंत में दीर्घ ई, बड़ी ई आ रही हो या दीर्घ उ आ रहा हो और वो द्विवचन का शब्द हो। यानी संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वो द्विवचन का शब्द हो, तो ऐसे शब्दों को प्रग्रह्य संज्ञक शब्द कहते हैं। उनकी प्रग्रह्य संज्ञा हो जाती है। तो प्लुत स्वर या प्रग्रह्य संज्ञक शब्द के साथ किसी भी स्वर का मेल होने पर प्रकृति भाव हो जाता है, अर्थात वहाँ पर प्रकृति भाव संधि होती है। इसका अर्थ होता है कि ऐसे शब्दों में संधि कार्य नहीं होता है। तो है ना सबसे सीधी संधि, क्योंकि प्रकृति भाव संधि में संधि कार्य नहीं होता है। जैसे हरि प्लस एतो, यहाँ पर हरि में दीर्घ ई आ रही है और ये द्विवचन का शब्द है, और बाद में कोई भी स्वर हो तो यहाँ पर प्रकृति भाव संधि होगी, अर्थात इन शब्दों में संधि कार्य नहीं होगा और शब्द बन जाएगा हरि एतो। उसी प्रकार विष्णु प्लस इमो, तो यहाँ पर विष्णु में भी दीर्घ उ है और ये द्विवचन का है, और जब इनकी संधि करेंगे तो यहाँ प्रकृति भाव संधि हो जाएगी, अर्थात शब्द बन जाएगा विष्णु इमो। और भी अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे गंगे प्लस एते, तो शब्द बनेगा गंगे एते, यानी यहाँ जो जितने भी शब्द हैं ये सभी शब्द द्विवचन के हैं। फिर है कवि प्लस एतो, शब्द बनेगा कवि एतो। अब यहाँ पर देखो पहला शब्द है गंगे, जो ए है वह अ और ई के योग से, इनके मेल से ए बनता है। गुण संधि में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ए में भी ई स्वर मिला हुआ है, ये संयुक्त स्वर है। तो इसी कारण है से यहाँ पर द्विवचन का शब्द भी है, और इसी कारण से यहाँ पर प्रकृति भाव संधि हुई, अर्थात संधि कार्य नहीं हुआ। फिर है कवि प्लस एतो, तो इनमें कवि एतो बनेगा। साधु प्लस ईमो, शब्द बनेगा साधु ईमो। लते प्लस एते, शब्द बनेगा लते एते। गुरु प्लस अमु, शब्द बनेगा गुरु अमु। पचेते प्लस ईमो, शब्द बनेगा पचेते ईमो। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको ये संधि समझ में आ गई होगी।
और अगला जो हम वीडियो लाएंगे उसमें संधि, जो स्वर संधि के जितने भी भेद हैं हम उनको एक साथ पढ़ेंगे और 5 मिनट में आपको वो पूरी की पूरी जो संधियाँ आपने पढ़ी है वो 5 मिनट में समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।